अब हम बात करेंगे केस 1 में जब ई आपतन तल के लंबवत हो। तो जैसा कि हमने फ्रेनल समीकरण निकाली थी, ई ओ आर अपॉन ई ओ आई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू साइन थीटा टी माइनस थीटा आई अपॉन साइन थीटा टी प्लस थीटा आई, ई ओ टी परपेंडिकुलर अपॉन ई ओ आई इज इक्वल टू 2 साइन थीटा टी कॉस थीटा आई अपॉन साइन थीटा आई प्लस थीटा टी। और यही समीकरण इन टर्म्स ऑफ n1 एंड n2 समीकरण 3 और 4 के अनुसार है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट R इज इक्वल टू मॉड ई ओ आर बाई ई ओ आई होल स्क्वायर। देयरफॉर R परपेंडिकुलर, क्योंकि हम E के लंबवत घटक की बात कर रहे हैं, कैन बी रिटन एज ई ओ आर अपॉन ई ओ आई मॉड स्क्वायर परपेंडिकुलर, दैट इज टू से साइन स्क्वायर थीटा टी माइनस थीटा आई अपॉन साइन स्क्वायर थीटा टी प्लस थीटा आई। समीकरण 5 जो कि समीकरण 1 से ली गई है, और अगर हम समीकरण 3 का इस्तेमाल करें तो ये R परपेंडिकुलर मान आ जाएगा समीकरण 6 के अनुसार। इसी तरह से T इज इक्वल टू n2 बाई n1 मॉड ई ओ टी अपॉन ई ओ आई स्क्वायर कॉस थीटा टी अपॉन कॉस थीटा आई। इसमें अगर हम समीकरण 2 का इस्तेमाल करें तो वी विल गेट दिस इक्वेशन, जहाँ n2 बाई n1 इज इक्वल टू साइन थीटा आई बाई साइन थीटा टी स्नेल्स लॉ का इस्तेमाल किया गया है। तो T परपेंडिकुलर हमारे पास समीकरण 7 के रूप में आ जाएगा, साइन 2 थीटा आई साइन 2 थीटा टी अपॉन साइन स्क्वायर थीटा आई प्लस थीटा टी। अगर हम इन टर्म्स ऑफ n2 बाई n1 वाली समीकरण इस्तेमाल करें T परपेंडिकुलर में, तो वी विल गेट दिस इक्वेशन 8। अब हम समीकरण 6 और 8 को ले लें तो R परपेंडिकुलर प्लस T परपेंडिकुलर का योग निकालें तो वी विल गेट दिस इक्वेशन। उसको आगे सॉल्व करें समीकरण को, तो दोनों ऊपर भी होल स्क्वायर बन जाएगा, नीचे ऑलरेडी होल स्क्वायर है। तो हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि R परपेंडिकुलर प्लस T परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1, जो ये सिद्ध करता है कि अंतरा पृष्ठ पर ऊर्जा संरक्षित रहती है। अब हम केस सेकंड की बात करें, जब विद्युत क्षेत्र E आपतन तल के समांतर हो। इस स्थिति में फ्रेनेल समीकरण ई ओ आर अपॉन ई ओ आई पैरेलल इज इक्वल टू टेन थीटा आई माइनस थीटा टी अपॉन टेन थीटा आई प्लस थीटा टी, और ई ओ टी अपॉन ई ओ आई इज इक्वल टू 2 cos थीटा आई प्लस साइन थीटा टी अपॉन साइन थीटा आई प्लस थीटा टी cos थीटा आई माइनस थीटा टी। और इन टर्म्स ऑफ n1 n2 वाली समीकरण इस्तेमाल करें तो हमारे पास समीकरण 3 और 4 प्राप्त होगी। परावर्तन गुणांक की परिभाषा से R पैरेलल, क्योंकि इस बार समांतर घटक प्रयुक्त किया जा रहा है, कैन बी रिटन एज ई ओ आर अपॉन ई ओ आई मॉड स्क्वायर पैरेलल। तो समीकरण 1 का इस्तेमाल करें तो विल गेट इक्वेशन नंबर 5, और अगर हम समीकरण 3 का इस्तेमाल करें तो विल गेट इक्वेशन नंबर 6। Similarly, T parallel can be written as n2 by n1 cos theta t upon cos theta i into EOT upon EOI mod square। इसमें अगर हम समीकरण 2 का इस्तेमाल करें तो विल कम टू इक्वेशन नंबर 7, और अगर हम समीकरण नंबर 4 का इस्तेमाल करें तो ये आगे बढ़ेगी जैसा कि अगले पृष्ठ पर दिखाया गया है। T parallel will ultimately come to 4 cos theta I cos theta t into n1 by n2 upon cos theta I plus n1 by n2 into cos theta t का होल स्क्वायर। तो फिर उसी तरह से समीकरण 6 व 8 से इस बार हम पैरेलल कंपोनेंट की बात करें तो R पैरेलल प्लस T पैरेलल दोनों को जोड़ें तो एक बार फिर नीचे की तरफ ऊपर भी होल स्क्वायर बन जाएगा, जिसका मतलब ये हुआ कि R पैरेलल प्लस T पैरेलल इज इक्वल टू 1। दैट अगेन शोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अर्थात E लंबवत होने की स्थिति में व E समांतर होने की स्थिति में, दोनों ही स्थितियों में अंतरा पृष्ठ पर ऊर्जा संरक्षित रहती है। विशेष स्थितियों की बात करें, अगर अभिलंब आपतन हो अर्थात व्हेन थीटा आई इज इक्वल टू 0, तो समीकरण थीटा आई इज इक्वल टू थीटा आर इज इक्वल टू थीटा टी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। उस केस में आर परपेंडिकुलर जो n2 बाई n1 वाली समीकरण है, उस समीकरण से अगेन cos थीटा आई इज इक्वल टू cos थीटा आई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि थीटा आई 0 है, थीटा आर 0 है, थीटा टी 0 है, तो cos 0 के मान 1 हो जाएंगे। और उस केस में हमारे पास R परपेंडिकुलर इज इक्वल टू n1 माइनस n2 अपॉन n1 प्लस n2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से T परपेंडिकुलर का मान निकालें n2 बाई n1 वाले टर्म से, तो हमारे पास समीकरण 2 आ जाएगी, T परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 4n2 बाई n1 अपॉन 1 प्लस n2 बाई n1 का होल स्क्वायर।
जैसा कि अगले प्रश्न पर दिखाया गया है, आर पैरेलल का मान भी इसी तरह से निकालेंगे, जिसमें n1/n2 वाली टर्म है। तो cos थीटा i cos थीटा t के मान 1 हो जाएंगे। तो वी विल गेट इक्वेशन n2 - n1 अपॉन n2 + n1 का होल स्क्वायर, दैट इज टू से, क्योंकि होल स्क्वायर है तो माइनस का फर्क पड़ेगा नहीं, हमारे पास n1 - n2 अपॉन n1 + n2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। और टी पैरेलल समीकरण को इस्तेमाल करें तो हमारे पास समीकरण 4 आ जाएगी। अर्थात अभिलंब आपतन की स्थिति में समीकरण 1 से 4 तक में आर पैरेलल इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर, दोनों के मान समान रहते हैं। और समीकरण 4 से हम देखें तो टी पैरेलल इज इक्वल टू टी परपेंडिकुलर आ जाता है। अर्थात अभिलंब आपतन की स्थिति में परावर्तन व पारगमन गुणांक, अर्थात अभिलंब आपतन की स्थिति में परावर्तन व पारगमन गुणांक आपतित तरंग के ध्रुवण पर निर्भर नहीं करते। अर्थात यदि आपतित विद्युत क्षेत्र तल के लंबवत हो या तल के समांतर हो, अर्थात उसकी ध्रुवण की स्थिति से परावर्तन व पारगमन गुणांक अप्रभावित रहेंगे, बशर्ते आपतन अभिलंब हो। वायु जिसके लिए n1 = 1 होता है तथा कांच n2 = 1.5, यानी हवा से कांच की ओर। पर आपतन के लिए यदि हम r पैरेलल r परपेंडिकुलर और t पैरेलल व t परपेंडिकुलर के थीटा i के साथ परिवर्तन को देखें तो ये चित्र के अनुसार प्राप्त होगा। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, अगर एक बढ़ता है तो दूसरा घटेगा, और किसी भी स्थिति में हर समय r + t के मान, चाहे वो लंबवत घटक के मान हो चाहे वो समांतर घटक के मान हो, दोनों का योग हमेशा 1 होगा। और थीटा = 0 पे भी चित्र के मान दिखाए गए। तो थीटा = 0, 45, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर आर परपेंडिकुलर, आर पैरेलल, टी परपेंडिकुलर और टी पैरेलल के मान चित्र में दर्शाए गए हैं।